फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डेमोक्रेसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन। और 84 नंबर क्वेश्चन में कथन देखेंगे और कारण वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो कथन में बोला गया है कि पूर्वी यूरोप के देशों में शीत युद्ध के दिनों में जनवादी लोकतंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, हालांकि आप लोगों ने मैंने आपको शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन आप ना कर पाए। अब यहाँ पे कारण देखिए, कथन तो सही है, कारण क्या है इसमें देखिए। कारण में कह रहा है कि पूर्वी यूरोप के देशों में पश्चिम के उदार लोकतंत्र का प्रभाव शीत युद्ध के दौरान व्यापक रूप से दिखाई दिया। ठीक है, तो व्यापक रूप में तो नहीं दिखाई दिया, पर थोड़ा बहुत प्रभाव जो था वो पूर्वी यूरोप में उदार लोकतंत्र का प्रभाव दिखाई दे रहा था। तो कथन सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। थोड़ा सा हम शीत युद्ध के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। अब देखिए, शीत युद्ध में पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं शीत युद्ध क्या था शॉर्ट में। शीत युद्ध बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, एक विचारधारात्मक संघर्ष था। विचारधारात्मक संघर्ष था ये। ठीक है, अब ये संघर्ष किसके बीच में चल रहा था? तो ये संघर्ष दो गुटों में डिवाइड था। एक तरफ था यूएसएसआर, दूसरी तरफ था यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका अमेरिकी देशों के समूह थे, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप, ठीक है, शीत युद्ध के समय जो था यूरोप हमारा दो पार्ट में डिवाइड था। एक था पूर्वी यूरोप, दूसरा था वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो अब यहां पे समझिए, पश्चिमी यूरोप में प्रभाव किसका था? पूंजीवाद का। पश्चिमी यूरोप में और किसका प्रभाव था? उदारवाद का। पश्चिमी यूरोप में प्रभाव था यूएसए का। ठीक है, और पूर्वी यूरोप में किसका प्रभाव था? जनवादी लोकतंत्र का कह सकते हैं, या फिर साम्यवाद का, या फिर कह लें सोवियत संघ का। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का प्रभाव बहुत ही कम था। ठीक है, पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का प्रभाव क्या था? बहुत कम था। ये बात आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पूर्वी यूरोप के देशों में पश्चिम के उदार लोकतंत्र का प्रभाव क्या था? व्यापक रूप में था। तो व्यापक रूप में नहीं था, बल्कि बहुत ही अल्प मात्रा में था या कम मात्रा में था। ठीक है, तो कथन सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। चलिए, 84 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मूल रूप से उदार लोकतंत्र की शर्तों से क्या है? प्रेरित है। ठीक है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र हमारा जो है, प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द टर्म ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उदार लोकतंत्र क्या करता है? उदार लोकतंत्र जो है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के लक्षण को, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को ये आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब कारण देखते हैं। तात्विक लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र के लक्ष्यों की तुलना में उसकी प्रक्रिया और उसके साधनों को अधिक महत्व दिया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि तात्विक लोकतंत्र जहां जहां पे होता है वहां पे उसकी प्रक्रिया पर कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया पर कम महत्व दिया जाएगा, बल्कि उसके साधनों पर अधिक महत्व दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जहां पे तात्विक लोकतंत्र होगा वहां पे लक्ष्यों पर ज्यादा बल दिया जाएगा और प्रक्रिया पर कम बल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रक्रियात्मक न्याय में आपने देखा था, जैसे आपने तात्विक न्याय में देखा था।
तात्विक लोकतंत्र के समर्थकों में आप साम्यवाद को रख सकते हैं, जनवादी लोकतंत्र को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण क्या हैं, तात्विक लोकतंत्र के लक्षण पाए जाते हैं, जहां पे लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है, लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, बल्कि प्रक्रिया को कम महत्व दिया जाता है। प्रक्रिया को ज्यादा महत्व कहां मिलेगा, तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में प्रक्रिया पर ज्यादा बल दिया जाएगा, जबकि तात्विक लोकतंत्र में क्या होगा, साध्य पर ज्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, साधनों पर नहीं। तो कथन सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए कथन क्या है यहाँ पे और कारण क्या है, क्या दोनों सही हैं? अब देखिए लोकतंत्र का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत प्रक्रियात्मक और तात्विक लोकतंत्र के गुणों के समन्वय पर बल देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जहां पे भी लोकतंत्र का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, प्रक्रिया पर भी बल दिया जाएगा। और लोकतंत्र के जो तात्विक लोकतंत्र है, ठीक है, जो तात्विक लोकतंत्र के गुण हैं, प्रक्रियात्मक और तात्विक दोनों का मिश्रण वहां पे अच्छी तरीके से पाया जाएगा। तो कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं कारण सही है या नहीं है, या कारण सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब लोकतंत्र का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत मैकफर्सन के चिंतन में महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बताया गया है कि लोकतंत्र जो आमूलवादी परिवर्तनवादी लोकतंत्र है हमारा, इसमें बताया गया है इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रक्रियात्मक और तात्विक, ठीक है, इसमें प्रक्रियात्मक और तात्विक दोनों के लक्षण क्या हैं, मिलते हैं हमें। ठीक है, आमूल परिवर्तनवादी में क्या मिलता है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के गुण और तात्विक लोकतंत्र के गुण दोनों मिलते हैं। यानी कि पहले वाले स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि आमूल परिवर्तनवादी लोकतंत्र का यहाँ पे लक्षण बताया गया है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, इसके फीचर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये ऊपर की बात बिल्कुल अलग हो गई और नीचे की बात बिल्कुल अलग हो गई है। नीचे में कहा गया है कि जो आमूल लोकतंत्र है, रेडिकल जो डेमोक्रेसी है, इसमें क्या, इसको किसने दिया है, तो इसको सीबी मैकफर्सन ने दिया है। ये बात अलग है और ऊपर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो कथन कारण की व्याख्या नहीं सही कर पा रहा है, तो कथन आपका बी वाला स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के सिद्धांत की समीक्षा करते हुए सुम्पीटर, रॉबर्ट डहेल धुरी पर विचार किस के चिंतन में प्रमुख रूप से देखा गया है, तो इसमें while reviewing the theory of democracy, the idea of Schumpeter Dahl axis has been seen prominently in the thinking of, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीवी मैकफर्सन। ठीक है, तो सीवी मैकफर्सन के विचारों में, सीवी मैकफर्सन के विचारों में क्या मिलता है, रॉबर्ट डहेल के भी विचार मिलते हैं आपको और जोसेफ शुम्पीटर के भी विचार मिलते हैं। शुम्पीटर की कौन सी बुक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942। ठीक है, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, ये सी मैकफर्सन की है। हैबरमास की कौन सी बुक है, लेजिटिमेशन क्राइसिस। हैबरमास ने वैधता के संकट की बात की है। ठीक है, रॉल्स की है थियरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में लिखी गई है। चलिए अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत मार्क्सवादी सिद्धांत से प्रेरित है, क्या यह बात सही है, तो बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र का जो अभिजनवादी सिद्धांत है यह मार्क्सवाद से प्रेरित नहीं है, बल्कि शास्त्रीय उदारवाद से प्रेरित है। शास्त्रीय
उदारवाद से प्रेरित है। इट इज इंस्पायर्ड बाय द क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, तो आपको ऑप्शन में देखना है, कथन ही गलत हो गया तो हमारा कारण अपने आप क्या होगा, सही होगा। अब देखिए कारण कैसे है, अभिजनवाद शासन का नेतृत्व लोकतंत्र में एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित करता है। ठीक है, यानी कि अभिजनवादी शासन जहां पे भी होगा वहां पे एक छोटा सा समूह होगा, वही लोकतंत्र को क्या करेगा प्रमोट करेगा। लोकतंत्र में शक्तियां जो होंगी, जो सत्ता का संचालन करेगा, यही अल्पतंत्र करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब रॉबर्ट डहल आ गया है। रॉबर्ट डहल लोकतंत्र के किस विचार से प्रमुख रूप से संबंधित किए जाते हैं। रॉबर्ट डहल इज मेनली एसोसिएटेड विद विच आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो प्लूरलिस्टिक थ्योरी से ये संबंधित है। ये लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से रॉबर्ट डहल का संबंध है। आप कभी भी जब भी रॉबर्ट डहल की बात आएगी तो वहां पे बहुलवाद या बहुलतंत्र की बात आप जरूर करना, है ना, आंख बंद करके आप टिक कर देना, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा, हमेशा ही। देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने शुम्पीटर और रॉबर्ट डहल के लोकतांत्रिक चिंतन की आलोचना करते हुए इनके चिंतन में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मांग और पूर्ति के संतुलन की यंत्र व्यवस्था में बदलने का संदर्भ प्रस्तुत किया हुआ है। तो 90 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सीवी मैकफर्सन हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स व्हाइल क्रिटिसाइजिंग द डेमोक्रेटिक थिंकिंग ऑफ शुम्पीटर एंड रॉबर्ट डहल presented to context of converting the democratic system into the mechanical system of balancing demand and supply। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सीवी मैकफर्सन। ठीक है, समतावादी विचारक हैं ये। मोस्का कैसे विचारक हैं, अभिजनवादी हैं, एलिट क्लास से। इनकी बुक है रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास। विल्फ्रेडो पेरेटो की बुक है द माइंड एंड सोसाइटी। द माइंड एंड सोसाइटी। विल्फ्रेडो पेरेटो भी क्या है, अभिजनवादी हैं, अभिजनवादी विचारक है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप पढ़ें सारे ऑप्शन को आप कवर करें, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन ये ना पूछा जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन ना पूछ करके विल्फ्रेडो पेरेटो के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, इनकी माइंड एंड सोसाइटी के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछने के अलग अलग चांसेस होते हैं, तो आप हर ऑप्शन पे आप जरूर अपना कमांड बना के रखें। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वह कौन सा उपकरण है जिसके अंतर्गत किसी लोक महत्व के प्रश्न या किसी कानून या नीति या संशोधन पर जनसाधारण की राय को प्राप्त किया जाता है। अब यहां पूछा गया है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की गई है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमेशा क्या होता है, क्वेश्चनायर होता है। ठीक है, यहाँ पे परिप्रेक्षा के माध्यम से हमेशा कोई कानून नया बनना है, किसी कानून पे जनता की राय लेनी है या कोई कानून में संशोधन करना है, तो इस पर हमें जनसाधारण की राय लेनी होती है सरकार को। तो सरकार जो है जनसाधारण आम जनता की राय कैसे ले सकती है, तो परिप्रेक्षा के द्वारा या क्वेश्चनायर के द्वारा एक क्वेश्चन पूछ करके उसका आंसर जनता देती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार जो है आज के समय में स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये समझना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में, यह हमेशा छोटे देशों के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। भारत जैसे बड़े देश या फिर रूस, चाइना, इन सब यहाँ पे जो बड़े बड़े देश हैं, इन देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव ही नहीं है, क्योंकि जनता की राय को इकट्ठा करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा एक तरीके से, इसीलिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहाँ पे 100, 200 या 500 लोगों का समूह होगा या 1000 लोगों का समूह होगा, वहां पे आसानी से राय ली जा सकती है। बट जहां पे 100 करोड़ 200 करोड़ लोगों का समूह है, तो वहां पे आप जनता की राय आसानी से नहीं ले सकते। और जनता अगर हर बात पे या फिर क्या कहते हैं परिप्रेक्षा करेगी या फिर अपना मत देगी, ओपिनियन देगी, तो इस तरीके से बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम टेकिंग होगा। और जनता के पास आज के समय में
टाइम भी नहीं उसके पास, ठीक है। तो इस वजह से भी आज संभव नहीं हो पाएगा ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, अब देखते हैं विमर्शी लोकतंत्र के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है, विमर्श मूलक लोकतंत्र का सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र के साथ जनप्रिय संप्रभुता के विचारों में समन्वय स्थापित करता है ये, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विमर्शी मूलक लोकतंत्र जहां पे भी होगा वहां पे हमेशा क्या पाया जाएगा, उदारवादी लोकतंत्र पाया जाएगा। और विमर्शी लोकतंत्र का एक लक्षण यह होता है, इसमें जनता और सरकार के मध्य क्या होता है, विचार विमर्श करके ही कोई कानून बनता है, कोई कानूनों में संशोधन होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को विमर्शी लोकतंत्र या विमर्श मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। इसी को ही हम डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। अब कथन तो सही हो गया हमारा, क्या कारण सही है? अब देखिए, विमर्श मूलक लोकतंत्र को 1950 के दशक से समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत विशेष रूप से महत्व मिला हुआ है। तो कारण गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि विमर्शी मूलक जो लोकतंत्र है यह 1950 के दशक से नहीं बल्कि 1990 के दशक से यह लोकप्रिय हुआ है और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में इसका प्रयोग होने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही होगा, कथन सही होगा और कारण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए, उदार लोकतंत्र के लक्षणों में कौन कौन से गुण शामिल होते हैं। उदार लोकतंत्र में क्या प्रतियोगी दलीय व्यवस्था होती है, नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है, सार्वभौमिक मताधिकार होता है या उपरोक्त सभी होता है। तो उदार लोकतंत्र जहां जहां पे पाया जाएगा, लिबरल डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, जनतंत्र को बृहद और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार या व्यवहारिक बनाने वाला प्रमुख विचार क्या है। What is the main idea that makes democracy viable in the modern times for large and complex societies? ठीक है, यानी जटिल समाज और बड़ा समाज जो आज का है, ठीक है, इसमें लोकतंत्र को व्यवहारिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए समाज, ये हमारा क्या है, समाज है, ठीक है, इतना बड़ा सा समाज है, इसमें हम लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप में कैसे बना सकते हैं। व्यवहारिक रूप में हम इसे ऐसे बना सकते हैं, विकेंद्रीकरण के द्वारा, डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। यानी कि मेन पावर यहाँ होगी, मेन पावर के थ्रू क्या होगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के द्वारा कुछ शक्तियां इसको ट्रांसफर की जाएगी, फिर यहां से कुछ शक्तियां यहाँ आएंगी, फिर यहां से कुछ शक्तियां क्या होंगी, यहाँ पे आएंगी, ठीक है। यानी कि शक्तियों का क्या होगा, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तभी आधुनिक समय में लोकतंत्र का जो व्यवहारिक रूप है, ठीक है, लोकतंत्र को हम व्यवहारिक रूप में तभी ला सकते हैं जब हम डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आज के समय में लोकतंत्र को हम व्यवहारिक रूप में देखते हैं, पहले केंद्र के पास शक्तियां हैं, केंद्र से आती है नीचे शक्तियां राज्यों के पास, ठीक है, राज्यों से फिर कहां पे आती हैं, पंचायतों के पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, यह एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है। इसी, क्योंकि आज हमारा समाज क्या है, बहुत ही जटिल समाज है हमारा, ठीक है, और केंद्र सरकार या केंद्र में बैठकर कोई व्यक्ति पूरे सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर सकता। उसको सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए ही क्या करना पड़ेगा, विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक है, ठीक है। तभी हम आज के टाइम के जो आज का कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है हमारा, आज का जो हमारा लार्ज सोसाइटी है, इसमें हम जनतंत्र को व्यवहारिक बनाने के लिए हमें एक ही उपकरण हम अपना सकते हैं, वो है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, सहवर्तनीय लोकतंत्र या कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी इज एन इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये क्या है, सहवर्तनीय लोकतंत्र लोकतंत्र का एक अपूर्ण सिद्धांत है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह वास्तविक विकल्प का मार्ग अवरुद्ध करता है। तो कभी भी सहवर्तनीय लोकतंत्र जो है
लोकतंत्र जो है, सहवर्ती लोकतंत्र कभी भी जो है वास्तविक विकल्प का मार्ग या अवरुद्ध नहीं करता है। तो इस तरीके से कथन सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक बार टाइम चेक करते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने 3 मानकों पर, ठीक है, कितने मानक पर, 3 मानकों पर विशेष बल देते हुए लोकतंत्र के प्रक्रिया मूलक सिद्धांत पर बल दिया है। ठीक है, एक तो कितने मानक, 3 मानक, दूसरा लोकतंत्र का प्रक्रिया मूलक सिद्धांत। जब भी बात आएगी तो आपको आंख बंद करके रॉबर्ट डहल की बात करनी है। ठीक है, रॉबर्ट डहल इज द करेक्ट आंसर। पॉलिटिक्स एज वोकेशन, पॉलिटिक्स एज वोकेशन, क्या यह बुक शेल्डर वोलिन की है, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन? ठीक है, कमेंट करके बताएं। और सिमोर लिपसेट, ठीक है, द पॉलिटिकल मैन, इनकी बुक है सिमोर लिपसेट की। सुम्पीटर की बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए 26 नंबर 97 नंबर क्वेश्चन। श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, श्रमिकों, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्ग या नव प्रधान लोकतंत्र के रूप में अगर हम बात करें तो ये सब सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये सब जो है सब ऑल्टर्न थियरी से संबंधित है या सब डिपेंडेंट थियरी से संबंधित स्कूल या उपाश्रित स्कूल से संबंधित ये सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, चलिए परिभाषित शब्दावली सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र किसने गढ़ा हुआ है? किस इस सिस्टम ने मतलब नीचे वाले विकल्प में से या प्रजातंत्रवादी, साम्यवादी, नाजीवादी, मुसोलिनी, फांसी समाजवादी, इन सब में से किसने सामाजिक लोकतंत्र का सिद्धांत दिया है या सामाजिक लोकतंत्र का विचार या सामाजिक लोकतंत्र शब्द दिया है? ठीक है, बाय हुम हैज द डिफाइंड टर्म सोशल डेमोक्रेसी हैज बीन क्वाइंड, किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है समाजवादियों के द्वारा। सामाजिक लोकतंत्र का विचार दिया गया है या सामाजिक लोकतंत्र शब्द दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन जो है बहुल तंत्र, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जब भी पोलियार्की आएगी शब्द आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस रॉबर्ट डहल देखना है ऑप्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो रॉबर्ट डहल क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष, या डेविड ईस्टन की कौन सी बुक है? आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, कमेंट में आप बताएं कि डेविड ईस्टन की कौन सी बुक है। कोई 2 बुक बताएं डेविड ईस्टन की। ठीक है, 2 बुक्स के बारे में आप डेविड ईस्टन की कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। अ न्यू डेमोक्रेसी नामक बुक किसने लिखी है? ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ न्यू डेमोक्रेसी? तो अ न्यू डेमोक्रेसी लिखी है माओ त्से तुंग ने। ठीक है, माओ त्से तुंग ने। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? स्वीकृत पागलपन किसने कहा है? तो टेरी लैंड ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्स डेमोक्रेसी एक्सेप्टेड मैडनेस? टेरी लैंड। 102 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस विचार से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं। ठीक है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो आज की प्रतिनिधि सभाएं हैं, हमारी जो आज की प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। पर कौन कह रहा है कि पर अगर यदि हमारी मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो हम उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगे तो यह मूर्खता होगी। ठीक है, चाहे इसकी कल्पना कितनी ही मधुर क्यों ना लगे। तो कहने का मतलब जिसने भी यह बोला है, ठीक है, बोला किसने है? तो डीसी बर्न ने बोला है। डीसी बर्न कहते हैं कि आज का हमारा लोकतंत्र चाहे इसमें कितनी भी कमियां हैं, ठीक है, पर ये क्या है, ये बहुत अच्छी है। फिर भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारा लोकतंत्र जो कमियों से भरा है, ठीक है, तो अगर इसमें कमियां आ जाएं तो क्या हम इसको छोड़ दें? अगर हमारी बैलगाड़ी या हमारी मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो क्या हम उसकी जगह बैलगाड़ी यूज करने लगे? अगर हम कार से चल रहे हैं या हम BMW से चल रहे हैं, अगर BMW का टायर पंचर हो जाए तो क्या हम बग्घी से चलने लगेंगे? तो इसकी कल्पना करना क्या है, ये मूर्खता होगी ना। तो इस तरीके से डीसी बर्न कह रहे हैं कि अगर हम लोकतंत्र में मान सकते हैं कि कमियां बहुत सारी हैं, पर लोकतंत्र अच्छा भी तो है ना। तो इसकी जगह कोई दूसरा शासन व्यवस्था नहीं आ सकती, क्योंकि यही क्या है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। अब देखिए 103 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक कौन सा लक्षण नहीं है? तीन तो हैं, लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का लक्षण नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का लक्षण है। यह प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का लक्षण है। ठीक है, किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? Who among the following has defined the democracy as a way of life? ठीक है, तो टीवी स्मिथ हैं। टीवी स्मिथ ने डेमोक्रेसी को जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया हुआ है। एडमंड बर्क होगा, यहाँ पे ई सीट नहीं होगा, एडमंड बर्क, BUR। ठीक है, बर्क कर लीजिए। 104 डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज किसने लिखी है? तो हमारा जो 105 नंबर का क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक बुक जो लिखी है, वो लिखी है मैकाइवर ने। ठीक है, मैकाइवर ने ये बुक लिखी है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। तो आपको एज इट इज कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, जैसे कुछ बुक्स का नाम है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और उस पेज पर आपको क्या कर देना है, वो सारी चीजें जो आपको नहीं आती हैं वो आपको लिख लेना है और लिख करके याद कर लेना है। ठीक है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि बुक को समझ सकते हैं, इसमें समझने वाला कोई लॉजिक नहीं है। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा इसमें। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता से भी यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी बात कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं, क्योंकि अरस्तु क्या है, समानता के विरोधी हैं। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है, पावर ऑफ सेपरेशन। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी बुक है। मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक है। JS मिल उदारवादी भी हैं और ये उपयोगितावादी भी हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण नहीं है? ठीक है, अब इसे बताना है आपकी लोकतंत्र के आवश्यक लक्षण कौन से नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल, ठीक है, नॉट इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। न्यायपालिका
जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, तो क्या यह लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण है? तो नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है या होनी चाहिए लोकतंत्र में? तो ये जरूरी है। प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है। सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता व्यक्ति के पास होनी ही चाहिए। तो ये बी, सी और डी सही है। ए वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? भागीदारी करता है। तो सीले ने ऐसा बोला है। यह पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए भी मैंने इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। तो प्लीज आप उन क्वेश्चंस को भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, लिंकन। निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ऐसा विचार किसने दिया? तो ऐसा विचार जेम्स ब्राइस ने दिया है। ठीक है, जेम्स ब्राइस इज द करेक्ट ऑप्शन, हु गेव द स्टेटमेंट दैट द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज द डायनामिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र की गतिशीलता ही क्या है? जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारी आम जनता लगातार क्या करती रहेगी? लोकतंत्र में प्रक्रियागत रहेगी, लोकतंत्र में सक्रिय रहेगी, तभी लोकतंत्र क्या होगा? गतिशील बना रहेगा। ऐसा जेम्स ब्राइस कहते हैं। ठीक है, तो 109 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिया। अभी हम 40 क्वेश्चन के आसपास या 30 क्वेश्चन के आसपास डेमोक्रेसी में और करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आप लोग थोड़ा सा देखने में हेजिटेशन फील करते हो, इस वजह से थोड़ा छोटा छोटा करके वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।